देखो बच्चों, न्यू टॉपिक है आज का बच्चों हमारा रेट लॉ। न्यू टॉपिक क्या है बच्चों? रेट लॉ। ओके, अभी प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े थे बच्चों उसी के आगे का है। हाँ, तो रेट लॉ बच्चों होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ध्यान से समझना बच्चों। लेट अस सपोज अ केमिकल रिएक्शन, खूब ध्यान से समझना बच्चों। लेट अस सपोज अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन बच्चों ये हो गया, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, मतलब रेट लॉ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लिखे हम लोग बच्चों, तो रेट जो होता है बच्चों इसका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेना एंड क्या लेना बच्चों? बी, इच रेज टू पावर। तो जो पावर हम लोग लिख रहे हैं बच्चों वो अल्फा और क्या लिखा बच्चों हमने? बीटा लिखा, ना कि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी लिखा बच्चों। ध्यान से समझना बच्चों। वेयर यहाँ आप लिख लेना, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना बच्चों। और ये जो अल्फा एंड बीटा की बात हो रही है बच्चों ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो ये ए और बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात को समझना बच्चों। इसके पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़े थे। इसके पहले क्या पढ़े थे? तो लॉ ऑफ मास सेक्शन बच्चों ये चीज़ बताया गया था कि जो इसके पावर में लिखते हैं हम लोग क्या होता है वो स्मॉल ए और क्या होता है स्मॉल बी। याद करिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं बच्चों। ठीक है, देखो ना, अभी हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़े थे ना, तो सेम वही इक्वेशन है बच्चों, लेकिन इसके पावर में बच्चों हमने क्या लिखा? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल था पावर। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रेट लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो रेट लॉ में एक्चुअली देखो क्या बताया गया है, इसके पावर में जो अल्फा आपको दिख रहा है बच्चों, बीटा दिख रहा है, वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के इक्वल नहीं है। भाई एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं, मान लो 2 आ गया और संजोगवश 2 यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों? वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? यहाँ तक समझ में आ रहा ना बच्चों? एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाओ कि सर क्या समझा रहे हैं। इसको नोट करो, तो इसको नोट करो ऐसे ही बच्चों, ध्यान देना। तो वेयर अल्फा एंड बीटा आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था बच्चों। एंड मैंने एक और चीज़ बताया था बच्चों कि अल्फा एंड बीटा कैन बी फाइंड ओनली बाई एक्सपेरिमेंटल, है कि नहीं बच्चों? यानी कि अल्फा एंड बीटा को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चों? एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? इसको एक और तरीके से बच्चों मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। ठीक है, और भी क्लैरिटी हो जाएगी, और यहाँ से आप लोग नेक्स्ट हेडिंग मेंशन कर सकते हो। ध्यान देना। जैसे अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या डिफाइन करें बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना बच्चों। ठीक है, सर क्या समझा रहे हैं, ध्यान देना। ओके, देखो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप जनरली ना बच्चों रेट, ओके, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ले लिया बच्चों हमने? सी का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिया हमने? रिएक्टेंट इज रेज टू पावर। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। ओके, ये तो सेम ऐसा ही ना है। रेट है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? कैपिटल ए और इसके पावर हमने क्या रख दिया? अल्फा, कैपिटल बी और उसके पावर क्या रख दिया? बीटा। सेम ऐसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ले लिया? सी के पावर क्या रख दिया? एन रख दिया। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है बच्चों, तो आप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखोगे। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो जो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने सी लिखा बच्चों, उसके पावर जो है ना बच्चों, वो उसी पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है बच्चों कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ इसको अच्छे से कवर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे लिखना एन, देखो एन इज द इंटीजर्स। एन क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, ये चीज़ ध्यान देना, एन इज द इंटीजर्स। या लिख सकते हो बच्चों, इट मे बी
इट मे बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, इट मे बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। क्लियर हुआ बच्चों? एन इज द इंटीजर्स या इट मे बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है बच्चों। एंड एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना बच्चों, एंड देखो तारे यहाँ पे लिखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो देखेगा बच्चों यहीं पे याद हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप with, do not have any relationship with stoichiometry coefficient, stoichiometric coefficient of chemical reaction, of chemical reaction। सही बोला है कि नहीं बच्चों? ये बताओ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रहा है बच्चों, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन शो नहीं करता है भाई, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड ओनली बाई एक्सपेरिमेंटल। ये बताओ जब एक्सपेरिमेंटली ये बच्चों फाइंड किया जा रहा है तो एक चीज नोटिस करना, कोई रिलेशन रहेगा बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे स्मॉल ए दिया हुआ बच्चों उसके बगल में, तो एक्चुअली क्या है बच्चों आपका, वो तो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, समझ पा रहे हो ना। और लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल एन आ रहा है बच्चों, ये एक्चुअली है क्या, एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों। देखो कितना आसान है, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया कैसे, इसके पावर जो आ रहा है बच्चों स्मॉल एन, उसी एन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने एन के बारे में बच्चों खासियत बताया कि एन क्या होता है, एन इज द इंटीजर्स, है ना, एन इंटीजर्स हो सकता है बच्चों, और या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे हमने एक और चीज बताया बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने एक और चीज बताया बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड ओनली बाई एक्सपेरिमेंटल, है कि नहीं बच्चों, या एक्सपेरिमेंटली लिख देना। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हम वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ठीक है, अब इसके आगे समझना, तो जैसे मान लो यहाँ तक तो क्लियर कर लिए हम लोग, इसके आगे वाला टर्म समझो बच्चों। अब इसको देखो और डिटेल में कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपने रिएक्शन सपोज किया था बच्चों, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, और यहाँ बच्चों आपने क्या लिखा था, प्रोडक्ट, ये लिखा था ना बच्चों। तो अभी बताओ अगर इसका आपने रेट लिखा था, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था आपने, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इसकी पावर आपने क्या रखा था, अल्फा, और यहाँ क्या रखा था, बीटा रखा था। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से समझना बच्चों। ये बताओ जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटाते हैं तो क्या मिलेगा, कैपिटल के मिलेगा, और कैपिटल ए और यहाँ पे लिखना बच्चों, सॉरी कैपिटल के बाद क्या मिलेगा, ए, इस पर लिखना अल्फा, और यहाँ क्या लिखना, बीटा। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन ध्यान से समझना बच्चों। जब प्रोपोर्शनल का साइन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल के मिल रहा है, और इसी के को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे लिखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मिलेगा, अल्फा। क्या लेंगे, अल्फा। दिमाग लगाओ बच्चों, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा मिल जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बीटा मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो यानी कि ओवरऑल, यहाँ पे लिखना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन का निकालना चाहते हो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, स्मॉल एन, और स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? अगर मान लो यहाँ पे अल्फा और बीटा दिख रहा है ना बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों। तो अल्फा एंड बीटा का समेशन जो होता है बच्चों, ओवरऑल क्या बता देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्लैरिटी थोड़ा बहुत मिली कि नहीं मिली? ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चलिए आपने पावर के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ क्या बताना क्या चाहते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हमने क्या बोला था बच्चों, जैसे कि मान लो हमारे पास ए है और इधर क्या है बच्चों, बी है। तो मान लो ए के पास ए का जैसे 100% ए लिया हमने और बी भी क्या लिया है बच्चों, 100% लिया है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, तो ए का मान लो 50% ही पार्टिसिपेट कर रहा है और बी का 75% ही पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो वो एक्चुअली जो 50% जो 75% है बच्चों ना, वो उसका क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। क्या बता रहा है उसका, कि इतना बच्चों पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसा समझो, मान लो यहाँ पे 2A ले लिया बच्चों, ध्यान से समझना, और यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों 2B ले लिया, सॉरी 2B कह रहे हैं, यहाँ पे 3B ले लिया, ठीक है। लेकिन बच्चों जानते हो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना मिला, मान के चलो 2 मिला, ऑर्डर इसका कितना मिला, 2 मिला। ऑर्डर 2 मिलने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, कि बी और ए में से मतलब दोनों मिलाकर के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, यानी बाकी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बताओ ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा, जब रिएक्शन होगा तभी तो यानी एक्सपेरिमेंट करके ही तो पता कर पाएंगे ना हम लोग कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। एक थॉरीली बच्चों में मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताया जा रहा है, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो हमारे पास बच्चों, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, मान लो मेरे पास 2 मोबाइल है बच्चों, ठीक है ना। अब 2 मोबाइल में मान लो जैसे हम एक ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, एक सिंपल सा लॉजिक मैं बस बता रहा हूँ बच्चों। लेकिन अब जानते हो क्या होता है, अब एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें हैं बच्चों, उसके लिए लॉजिक ही बताया जा सकता है, बाकी कोई तरीका तो हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। खैर चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर ने डिफाइन कर दिया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब चलो इसके आगे समझना, तो अभी बच्चों मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखो ये बताओ, अभी आपने लिखा था बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, लिखा था कि नहीं, लास्ट वाला पॉइंट एक बार पढ़ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट का क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए हम लोग। बात को समझना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या डिस्कस किया अभी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हमें क्या निकालना बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और इससे रिलेटेड बच्चों ठीक ठाक आपका 2 नंबर बच्चों बन जाएगा इससे, बोर्ड्स में 2 मार्क्स बच्चों इससे इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को ध्यान से समझो। ये बताओ हमारे पास इक्वेशन यही था, मान लो इस